हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी, इंडी वर्ल्ड का फाउंडर, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है, एक कोरियन, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि एक कोरियन जिसको एक्चुअली पता है कि कोरिया की ग्रेविटी क्या है और दुनिया में इंडिया की पोजीशन जो है वो क्या है। तो शुरू का मैंने जो है 3-4 मिनट ही इस वीडियो का देखा है, और शुरू में ही वो बोल रहे थे कि रिसेंटली मोदी सरकार ने जो है इंडिया का नाम भारत पे ज़्यादा फोकस किया है कि भारत नाम हो हमारा। तो ये कोरियन स्ट्रीमर कह रहा है कि अगर इंडिया नाम जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है तो प्लीज़ उसे कोरिया को जो है उधार में दे दो। कोरिया जो है फिर 10 गुना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। लोग जो इंडिया में जाना चाहते हैं, शायद गलती से ही जो है इंडिया के नाम से जो है कोरिया भी थोड़ा आ जाए, तो इससे कोरिया का जो है स्टेटस बढ़ेगा और कोरिया को बहुत बड़ा फायदा होगा इंडिया नाम से। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से ही जो है कोई कंट्री इंडिया नहीं बन जाएगा। उसके लिए बहुत सारे दूसरे टैलेंट्स की भी जो है जरूरत है आपको। तो इंडिया को देख के आप सीख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। बट अच्छी चीज है कि कोरियन जो है अपने कोरियन ऑडियंस के लिए जो है ये सब चीज जो है बता रहा है। ये वीडियो सिर्फ 3 महीने पहले ही आया है। वीडियो में G20 का जिक्र है शुरुआत में, तो आप सोच सकते हैं कि शायद पुराना वीडियो है, लेकिन नहीं, ये वीडियो सिर्फ 3 महीने पहले ही आया है। और इसका टाइटल जो है, इसका ट्रांसलेशन है कि 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट जीडीपी होने का ट्राई कर रहा है। और बाय द वे, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जो है काफी एंटरटेनिंग होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन जो है इस पोजीशन से स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपको इस बड़े प्रोजेक्ट में मेरे परमानेंट पार्टनर और इन्वेस्टर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक को आज का मेन टॉपिक कह सकते हैं, जिसका टाइटल है क्या ड्रैगन इरा खत्म हो जाएगा। ड्रैगन किस कंट्री का सिंबल है? लोगों का कहना है कि ड्रैगन चाइना का सिंबल है, और आप मानो या ना मानो एलिफेंट इंडिया का सिंबल है। और इसके लिए रिजल्ट के तौर पर कहें तो इंडिया इन दिनों किसी भी इंटरनेशनल ऑर्डर में, स्पेशली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में लगभग एक चैंपियन की तरह दिखाई दे रहा है। इंडिया एक वर्ड में भी कहे तो हर कोई सिर झुकाकर सुनता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो ऑर्डर्स मान रहे हैं। इसीलिए मुझे इसके बारे में बात करने दीजिए। G20 समिट 9 सितंबर को इंडिया में ही दिल्ली में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि G20 समिट क्या है? G20 समिट में दुनिया की सारी कंट्रीज की एक मीटिंग होती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कोरिया, चाइना, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और सऊदी अरेबिया शामिल है। पावरफुल कंट्रीज के लीडर्स और दुनिया के मेन लीडर्स सभी इंडिया में इकट्ठा हुए थे। इसे मीटिंग प्लेस कहा जा सकता है। रेफरेंस के लिए बात करने से पहले G20 समिट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था कि इंडिया का नेम भारत होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने टेबल पर भारत वर्ड लिखकर बैठे थे। उन्होंने इन्विटेशन लेटर पर भी भारत लिखा था। मैंने इसे सेंड किया। कई लोग इस समय इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या इंडिया 2023 के अंदर या 2024 की शुरुआत में कंट्री का नाम बदलकर भारत करने के लिए लॉ रिवाइज करेगा या नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सपेक्टिव से इंडिया वर्ड ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान दिया गया था। वो दावा कर रहे हैं कि ये किसी फॉर्मर कॉलोनी का रेमिनेंट है। भारत वर्ड एक संस्कृत वर्ड है जिसका यूज हिंदी द्वारा किया जाता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिज्म है। वो पॉलिटिकली क्लेम कर रहे हैं कि हमें भारत वर्ड का यूज करना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये नॉनसेंस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सपेक्टिव से ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ वो इस तरह नाम बदलकर नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो नाम बदला जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इंडिया का नेम भारत कर रहे हैं तो इंडिया वर्ड वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसे हमें दे दें। क्या मैं इंडिया नेम को ऑफिशियली खरीद सकता हूँ? फिर मैं कहीं भी आइलैंड खरीद कर उसका नाम इंडिया रख दूंगा, और ऐसे में इंडिया वर्ड यूज करके मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर इंडिया को ये वर्ड नहीं चाहिए तो क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? ऐसे में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहलाऊंगा। अगर हम कोरिया का नाम बदलकर इंडिया रख देंगे तो मुझे लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी 10 गुना बढ़ जाएगी। मैंने सही कहा ना? जब दुनिया भर से लोग अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और इंडिया के लिए टिकट मांगते हैं तो वो पूछते हैं कि कोरिया क्या है, तो आपसे हम इसे इंडिया कहेंगे। आप बस रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेम का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो कंट्री नेम छोड़िए, हम जेजू आइलैंड का नाम इंडिया रख सकते हैं। अगर हम जेजू आइलैंड का नाम बदलकर इंडिया रख देंगे तो जिन सैकड़ों हजारों लोगों ने इंडिया का टिकट लिया हुआ है वो गलती से हर साल जेजू आइलैंड आ जाएंगे और कहेंगे कि ये कौन सी जगह है, क्या ये इंडिया है? वेल, हम अभी सिर्फ ऐसा सोच ही सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इंडिया की रियलिटी ये है कि इंडिया नेम को बदला जा सकता है। खैर, जाने दीजिए। हम G20 समिट में इकट्ठा हुए थे। हम सभी इंडिया में इकट्ठा हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समिट की काफी डिफिकल्ट होने की प्रेडिक्शन की गई थी। शायद इसे कोई अच्छे से समझ नहीं पाता। सबसे पहली बात कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे अटेंड नहीं किया, फिर शी जिनपिंग ने भी अटेंड नहीं किया। चाइना और रशिया दोनों एब्सेंट थे। ऐसा कहा जा सकता है कि दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एब्सेंट थे, और सवाल यह है कि पुतिन क्यों एब्सेंट थे और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने लीडरशिप के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब G20 को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करना होगा, और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए सभी को
अग्री होना पड़ेगा। ऐसा करना आसान नहीं होगा। किसी व्यक्ति को मीटिंग ऑर्गेनाइज करके लीड करना पड़ता है। क्या आप इसे लीड कर सकते हैं? मुझे लगा कि सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स डिसअपियर हो गए, लेकिन जब होस्ट कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ कहा तो किसी के कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इसका एक रीजन है। चलिए अब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा। दुनिया क्राइसिस का सामना कर रहा है। ज्यादातर प्रॉब्लम सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। आप इन्हें क्रिएट करते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में लोगों को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इंडिया फ्यूचर में सदर्न हेमिस्फीयर में डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो वॉर का कारण बन रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहे हैं, और वो क्लाइमेट चेंज का कारण भी बन रहे हैं। मगर वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों कर रहे हैं? इंडिया आगे ऐसी कंट्रीज की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस बार भी वो G20 के परमानेंट मेंबर के रूप में अफ्रीकन यूनियन में शामिल होगा। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में एक पोजीशन के लिए इनवाइट किया। हमें अफ्रीकन यूनियन की वॉइस भी शामिल करनी होगी, इसीलिए हमने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया, और वो एक्चुअली G20 का परमानेंट मेंबर बन गया। अब अफ्रीकन यूनियन ने G20 में आवाज उठाई है, और लगभग हंगामा खड़ा कर दिया। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को जोड़ने वाला एक ब्रिज होगा। ये ग्लोबल प्लेयर और डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्री होगी, और ये वेस्ट और रशिया को जोड़ने वाला मीडिएटर भी होगा। इंडिया डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को कनेक्ट करता है, और ये वेस्ट, रशिया और चाइना के बीच भी है। ये कहीं भी छुपा नहीं है, और ये कहीं भी इतना क्लोज नहीं है, मगर ये एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यही वो कंट्री है जो इस वक्त स्पॉटलाइट में है। इन पर्टिकुलर मोदी जी को लेकर कोई भी एक वर्ड नहीं कह सकता है। रशिया गैस सप्लाई करता है, और इंडिया उससे गैस खरीदता है, और इंडिया अभी भी खरीदता है। ऑफ कोर्स वो इसे सस्ते में खरीदता है, लेकिन हम ऐसे रिलेशन में नहीं हैं जहां हम ओपन कुछ भी कह सकें। इसके लिए हमें चाइना से फ्रेंडली होने की जरूरत है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें जिस कंट्री से फ्रेंडली होना चाहिए वो इंडिया है, और हमारा काफी अच्छा रिलेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थोड़ा अनक्लियर रिलेशन है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक इमेज सामने आती है कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब हम ये कैसे जान सकते हैं? साउथ अफ्रीका में G20 से ठीक एक वीक या 10 दिन पहले, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। G20 के विपरीत ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज का एक ग्रुप है। इन शॉर्ट ब्रिक्स को उन कंट्रीज का एक ग्रुप कहा जा सकता है जो थोड़े बहुत एंटी वेस्टर्न हैं। अगर थोड़ा एंटी वेस्टर्न नहीं होते तो पुतिन अटेंड नहीं करते। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या था? इस मीटिंग का रिजल्ट ये था कि अलायंस के बैलेंस के लिए ब्रिक्स ने 6 न्यू मेंबर्स को न्यू मेंबर्स के रूप में एक्सेप्ट किया। पर्टिकुलरली मैंने इस एक्सप्रेशन का यूज किया, लेकिन ग्लोबल ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करने और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलीज को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए कंट्रीज ये कहते हैं कि वो बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए 6 न्यू कंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलीज ईरान और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इथियोपिया बहुत बड़े हैं। कोई भी देख सकता है कि ईरान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खराब रिलेशन है, और सऊदी अरेबिया के साथ इन दिनों इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। इसीलिए इस तरह के एक्सप्रेशन ये कहते हुए सुने गए हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैलेंस बनाएंगे। लेकिन ये चाइना और रशिया की इच्छा है, और इंडिया और ब्राजील नेचुरली चाइना की मेंबरशिप एक्सपेंशन के खिलाफ हैं। खासकर इंडिया ब्रिक्स में है। उनका कहना था कि इसमें शामिल होने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री बनना होगा, लेकिन चाइना और रशिया ने इंडिया को किसी तरह मना लिया। उन्हें मनाने के बाद ये मेरा ओपिनियन है, मगर ये मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा नापसंद किए जाने वाले कुछ कंट्रीज को जोड़ने के बजाय उन्होंने कई ऐसी कंट्रीज को जोड़ा जो इंडिया के क्लोज हैं, जिसे कोई भी देख सकता है। मैंने इसे भी मेंशन किया है, ये ग्रीन वाले न्यू कंट्रीज हैं और रेड वाले ओरिजिनल कंट्रीज हैं। जो कोई भी इंडिया के पास की कंट्रीज को देखता है वो देख सकता है कि वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और अर्जेंटीना को छोड़कर वो सभी पड़ोसी देश हैं। चाइना के पर्सपेक्टिव से सच तो ये है कि उसे इंडिया को थोड़ा मनाने और इंडिया से फ्रेंडली रहने की जरूरत है। इसका जवाब देते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि ब्रिक्स का ये एक्सपेंशन हिस्टोरिक एक्सपेंशन है, और ब्रिक्स सदर्न हेमिस्फीयर में डेवलपिंग कंट्रीज के वॉइस को एक्सपैंड करेगा। लेकिन वो इंडिया के बारे में कुछ कह रहे थे। उन्होंने कई इशारे दिए कि वो इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और अब ये अनाउंस किया गया तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन फाइनली इंप्रूव होंगे। लेकिन 31 अगस्त को इस उम्मीद के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद कि इंडिया और चाइना एक मीटिंग के माध्यम से हाथ मिलाएंगे, चाइना ने चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल मैप की घोषणा कर दी, जिसे स्टैंडर्ड मैप कहा जाता है। मैं इसे भी मेंशन करूंगा, इसीलिए मैंने एक ऐसी कंट्री ऐड की जो इंडिया को पसंद करता है, और हम दोनों एकजुट हो गए और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैलेंस के पेंडुलम के बारे में बात की। एक वीक बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने एक मैप की घोषणा की, जिसे उन्होंने रेगुलरली ऑफिशियल मैप के रूप में जारी किया। उन्होंने इसकी घोषणा कैसे की? अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल मैप को देखते तो यहीं पर रशिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, जिसे वो अपना कहते हैं। अब दूसरी कंट्रीज और स्टैंस के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, और इसे भी वो अपना कहते हैं। इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, राइट, उसे भी वो अपना कहते हैं। आप इसे क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे
जैसे कि मैंने ऐसे एक मैप बनाया है, वहाँ एक लाइन है, शायद आपको दिख रही होगी। इन सभी को चाइना अपना मानता है, कहता है कि ये उसका है, और ताइवान को भी वो अपना कहता है। और उन्होंने वो मैप बनाया जिसे हम जानते हैं और कहा कि ये सारी बाउंड्रीज उनकी हैं, और ये चाइना के पर्सपेक्टिव से बनाया गया मैप है। और उन्होंने पड़ोसी देशों के बारे में नहीं सोचा। उनका मानना है कि इंडिया और रशिया के बॉर्डर्स और डिस्प्यूटेड एरियाज, ताइवान और साउथ सी भी सभी चाइनीज टेरिटरी है। साउथ चाइना सी के अंडर के सभी आइलैंड जो चाइनीज टेरिटरी है, उसे चाइनीज टेरिटोरियल वाटर डिक्लेयर किया गया है। ऑफ कोर्स दूसरी कंट्रीज ने भी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, लेकिन इंडिया बहुत गुस्से में था। उन्होंने एक वीक पहले ही हाथ मिलाया था और अग्री किया था, और एक वीक पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो गुस्सा हो गए। और क्योंकि ये लैंड इशू है, इसीलिए इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी के अप्रूवल रेटिंग से कुछ लेना देना है। इसीलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसे इस पॉइंट पर कहा कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने सप्ताह नहीं ली, लेकिन हम चाइनीज गवर्नमेंट के मैप के खिलाफ हैं। ये पूरी तरह से निराधार दावा है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसे रिजेक्ट कर देंगे, स्पेशली डिप्लोमेटिकली। और अब हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से फॉर्मल प्रोटेस्ट करेंगे। चाइना ने ऐसा किया है तो मुझे खेद है। वी आर सॉरी इंडिया। फिर क्या उन्होंने इसे डॉटेड लाइन के साथ एक्सप्रेस किया, या उन्होंने कहा कि वो इसे नहीं मानते और चाइना का कहना है कि सारी टेरिटरी उसकी है और वो 1 इंच लैंड भी नहीं छोड़ेगा। ऐसी कई स्टोरीज हैं कि चाइना ने तुरंत अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया में हो रहे रिसेंट G20 मीटिंग में भी भाग नहीं लेंगे। शायद उनकी तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि 2008 में लीमन क्राइसिस को छोड़कर लगभग कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां चाइना G20 में भाग ना ले। हालांकि ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है, और ऐसी कई अफवाह है कि चाइना ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि उसके इंडिया के साथ अनकंफर्टेबल रिलेशन थे और इंडिया ने ऐसी कुछ बातें कही थी। ऐसी काफी सारी स्टोरीज हैं। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने नॉन पार्टिसिपेशन की घोषणा की और उन्होंने अनाउंस किया कि वो प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग को भेजेंगे, जो लगभग एक काउंटर अटैक था। फिर गार्डियन ने कहा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की नॉन पार्टिसिपेशन इंडिया के लिए डिसरिगार्ड हो सकता है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझा हुआ है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी चाइना के कॉमर्स वाइस मिनिस्टर आए और मीटिंग अटेंड की, लेकिन ये मीटिंग फेमस क्यों हुई? ये बात इंडियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा। आप RCEP को चाइना पर केंद्रित एक इकोनॉमिक अलायंस के रूप में देख सकते हैं। क्या चाइना को इंडिया के RCEP को ज्वाइन न करने का अफसोस है? मैंने यहाँ एक क्वेश्चन पूछा और तब चाइना के वाइस मिनिस्टर ली ने ये कहा कि हमारे RCEP के डोर इंडिया के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि आप इसे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ये बात इंडिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या इंडिया को लॉस नहीं होगा? चाइना हमेशा अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें करता रहता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑफिशियल सेटिंग में कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो घाटा सिर्फ बढ़ेगा और इंडिया के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे ही चाइना के साथ रिलेशन फिर से खराब हो गए, इंडिया और सऊदी अरेबिया G20 के बीच में थे और यूनाइटेड स्टेट्स की 3 कंट्रीज ने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम की किसी चीज की घोषणा की। लेकिन वो क्या था ये कहना मुश्किल है। शायद ये कहा कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने वाली एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे और एक फ्री रूट बनाएंगे। वेल, जब से मैंने इसके बारे में सुना है मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये क्या है। लेकिन अगर आप मैप देखें तो ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर है और एक ट्रेड रूट बनाने का प्लान है। तो ये आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है? वैसे ये एक अच्छा प्लान है ना। हम चाइना की सप्लाई चेन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये सच में ग्रेट आइडिया है, लेकिन हम इसे कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे इस तरह से एक्सक्लूड किया जा रहा है, वो चाइना के 1 बेल्ट 1 रोड के साथ ओवरलैप होता है। इसीलिए हमने इसे अनाउंस किया और ये सच में ओवरलैप हुआ। हमने इसके बारे में बात की थी। ये सच में अच्छा प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल डायरेक्शन प्रेजेंट करती है। ये इंडिया और यूरोप को 40% तेजी से जोड़ेगा। इसे देखते हुए हम रिसेंट लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ब्रिक्स में इन दिनों होने वाले कुछ अलायंसेस को देख सकते हैं। चाइना और इंडिया लगभग टॉप 2 में हैं, और जब G20 को लीड करने वाली कोई नई चीज की जाती है तो ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें इंडिया शामिल ना हो। और लोगों ने जो देखा वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्मा लगभग पूरी कंट्री में छाया हुआ है। वेल, फिर जैसा कि मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जोर देने या ऐसी पावर दिखाने का कारण क्या है? इनफैक्ट मैं इस बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए काफी देर तक बात करता रहा। लेकिन दुनिया में इंडिया की GDP का रैंक क्या है? सरप्राइजिंगली ये इकोनॉमी के मामले में दुनिया में 5th रैंक पर है। पास्ट में ये यहाँ नहीं था। इनफैक्ट 10 साल पहले तक भी ये टॉप 10 या 8th प्लेस या 9th प्लेस पर भी नहीं था। लेकिन अब 10 साल बाद ये दुनिया में 5th रैंक पर आता है। इंडिया की GDP ब्रिटिश और फ्रांस से भी लार्ज है। और 2030 में इंडिया की जर्मनी, जो दुनिया में 4th रैंक पर है, और जापान, जो दुनिया में 3rd रैंक पर है, उससे भी आगे निकलने की उम्मीद है। और 2030 कहने का मतलब क्या है? अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है, चाइना दुनिया में नंबर 2 है, तो नंबर 3 कौन है? दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया कहाँ आता है? वो दिन दूर नहीं है जब इकोनॉमी के मामले में इंडिया नंबर 1
होगा। इंडिया का वॉइस आगे जाकर बढ़ता ही जाएगा और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अभी भी 7 से 8% है। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ये और भी ग्रो कर सकता है। वैसे दूसरी कंट्रीज तो इस तरह ग्रो नहीं करती। हालांकि ये कंट्री अब 5th रैंक पर है, जिसके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि ये और आगे जा सकता है। लोग कहते हैं कि ये अभी भी ग्रो करेगा। इसका एक कारण ये है कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी $2200 है। चाइना की पर कैपिटा जीडीपी $10,000 से $12,000 तक है और ये अभी भी चाइना के साइज का 1/6 है, क्योंकि इसका कॉस्ट $13,000 है। लेकिन उम्मीद है कि ये कुछ हद तक बढ़ेगी। 2030 तक इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि दुनिया की जीडीपी में टॉप 3 कंट्रीज और दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया बन जाएगी। ये ग्रो कर रहे हैं और हमें लगता है कि इंडिया इकोनॉमिकली थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। ये अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंडिया ने 2019 में एक सुपर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसमें कितना खर्चा होगा? ये कोरियन करेंसी में 2400 ट्रिलियन वोन है। वो हैवी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट प्लान्स और वैसी ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो सोचते हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती और लॉजिस्टिक्स सही से काम नहीं करते, एनर्जी काम नहीं करती, ट्रांसपोर्टेशन सही से काम नहीं करते। हम फंडामेंटली इसे बदल देंगे और इस पे 2400 ट्रिलियन वोन स्पेंड किया गया है। वहाँ 9346 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें $2 ट्रिलियन लगे हैं, जो 2025 तक 5 साल यानी फर्स्ट राउंड होगा। इसमें फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड है। वो 2018 से कह रहे हैं कि ये 2025 तक पूरा हो जाएगा। एक फोटो है जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिया और पोस्ट किया। ये इंडिया में मुंबई के कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। इंडिया चाइना के साथ बराबरी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा पैसा लगा रहा है। ये अभी ऐसा दिखता है। रोड अभी भी बन रहा है। ये मुंबई के आसपास बन रही एक रोड का सीन है। मैंने सीन को वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसा ये है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कोई एंड नजर नहीं आ रहा है। IMF का कहना है कि कैपिटल स्पेंडिंग और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आने वाले सालों में इंडिया के एक्सपेंशन के लिए ड्राइविंग फोर्स होगी। ये बिल्कुल सेम ही है। इंडिया बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा चाइना ने 2000 में किया था। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ग्रोथ का पीरियड, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज के साथ ये स्टार्ट हुआ और टॉप पे आ गया। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इंटरव्यू है, क्या सच में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है? जब किसी ने ये पूछा तो जवाब मिला, ऑफ कोर्स ये बेहतर हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाऊं तो ये पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा प्रोसेशन है। 10 साल पहले इंडियन हाईवे का लेंथ 80,000 किलोमीटर था, लेकिन 10 साल में अब ये 1.5 लाख किलोमीटर हो गई है। ये दोगुना हो गया है। ये इंक्रीज हुआ है। हर महीने सैकड़ों किलोमीटर रोड जोड़ी जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी सच में इतनी बढ़ रही है कि हम चाइना की बराबरी कर रहे हैं। वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा, इसमें दशकों लगेंगे, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये एक हैप्पी कंट्री है। हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हम और रोड्स कहाँ बनाएंगे? वेल, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं करना है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अभी इस कंट्री में इंस्टॉल करने की जरूरत है और ऐसी कई चीजें भी हैं जिन्हें करने की जरूरत है। हमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने की जरूरत है। हमें और भी चीजें स्थापित करने की जरूरत है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट 10 ट्रिलियन रुपीस है। इसीलिए 2024 में 156 ट्रिलियन वोन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और एक कारण ये है कि इंडिया के वर्ल्ड इकोनॉमी में हेजेमोनी को लीड करने में सक्षम होने के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। वो ये है कि 2023 तक, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल गई है। इंडिया इस साल ऑफिशियली दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन गया है और फ्यूचर में ये और भी बढ़ेगा। काफी बड़े मार्जिन से इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन के करीब है और ये बढ़कर 2 बिलियन हो जाने की संभावना है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन से कम हो जाएगी। कुछ महीनों में ये एक प्रेडिक्शन है, इसीलिए डिफरेंस लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। इंडिया की बर्थ रेट अभी भी 2% है और चाइना की रेट इस साल 1% गिरने की संभावना है। इसके अलावा इंडिया इस तरह ग्रो कर रहा है, इसीलिए इसका बर्थ रेट अभी भी 2% है और बहुत सारे बर्थ्स हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अपने पीक पर है। इसके 2060 में बढ़ने की संभावना है। साउथ कोरिया पहले ही आ चुका है और 2022 में चाइना आ गया। हम पॉपुलेशन में टॉप पर पहुंचे और फिर नीचे भी आ गए। चाइना भी टॉप पर था और फिर नीचे आ गया, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 2060 में भी बढ़ने की उम्मीद है। ये एक ऐसी कंट्री है जिसे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए लंबा रास्ता तय करना है। अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। चाइना का हाल धीरे धीरे रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसा होता जा रहा है। इसमें इंडिया से मिलती जुलती इस ब्यूटीफुल फिगर को दिखाया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इंडिया अभी भी उसकी तुलना में बहुत यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उस सिचुएशन को जानते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पॉलिसी रखी है जिसका नाम है मेक इन इंडिया पॉलिसी। इनफैक्ट कई मायनों में ये इंडिया को लीड कर सकता है। शायद वो ऐसा कर सकता है, मगर ये क्या? पास्ट में मेक इन इंडिया क्या था? ये मेड इन
चाइना पॉलिसी थी। ये मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया में बदलने की इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह है। हम इंडिया को ग्लोबल प्रोडक्शन बेस बनाएंगे, हम और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अब चाइना में हमारी संपत्ति $10,000 से ज्यादा है। अगर आप पर कैपिटा नेशनल कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं तो ये $2,000 है। ये वियतनाम के लेवल पर है। वियतनाम की नेशनल इनकम कम है। फैक्ट ये है कि वहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बेस की कमान संभालेंगे। ऑफ कोर्स वियतनाम जो है वो वियतनाम का साउथ ईस्ट एशिया बन जाएगा, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन की साइज के मामले में कोई तुलना नहीं है, इसीलिए फ्यूचर में 100 मिलियन जॉब क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोपोर्शन काफी बढ़ जाएगा और इंडिया को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाने का बहुत बड़ा प्लान है। इन शॉर्ट, मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया बनाएंगे। पास्ट में जब हम होम अप्लायंसेस लेते थे तो हर चीज चाइना में बनी होती थी, लेकिन ये शायद पुरानी बात है। इसका कॉस्ट $10,000 से भी ज्यादा होता है। ये $13,000 से $15,000 का होता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लेबर कॉस्ट से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बस $2,000 है। इसके अलावा ये एक एंटी वेस्टर्न कैंप है। इंडिया वेस्टर्न कैंप के क्लोज है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के भी काफी क्लोज है। तो हम फैक्ट्री कहाँ बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में उभर सकता है। इनफैक्ट इंडिया में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट सामने आ रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, जो बात चाइना से पर्टिकुलरली डिफरेंट है वो इन दिनों यूएस और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट है और लगभग पूरे यूएस के पर्सपेक्टिव से ये कुछ ऐसा है जिसे आपको पसंद करना होगा। कुछ मायनों में ये डेवलपिंग कंट्रीज में एक लीडर है और कुछ मायनों में ये ब्रिक्स में टॉप 2 प्लेयर्स में से है। इसीलिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है। मगर ये सब ब्रांड डोमेस्टिक मार्केट और बिगेस्ट प्रोडक्शन प्लांट हो सकता है, इसीलिए यूएस फ्रेंडली है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक ऐसी कंट्री है जो ये कहती है कि उसका हार्ट वॉशिंगटन में है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इसकी पॉपुलेशन चाइना के ऑपोजिट है। अब इंडिया चाइना और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात क्यों कर रही है, आप ये समझ सकते हैं। इन शॉर्ट, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये इंडिया का सपना है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन जाए और इसे इस तरह कनेक्ट करे। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के विपरीत कोरिया और जापान ऐसे हैं और चाइना ऐसा है। गुड जॉब, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। अब जैसा आप लोग चाहते हैं डोर क्लोज कर लें और अपना बिजनेस संभालें। वेल, अमेरिका जो चाहता है वो सही है। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री डोमेस्टिक डिमांड और प्रोडक्शन से पूरी तरह इक्विप्ड है। इसमें ग्रोथ का ड्राइविंग फोर्स है और ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बढ़ रहा है। पास्ट में जैसे जैसे चाइना बढ़ता गया पूरी दुनिया में तेजी का अनुभव हुआ, लेकिन जैसे जैसे इंडिया बढ़ता गया तो उम्मीद जगी कि इंडिया में एंटर करने वाली सारी कंट्रीज एक साथ ग्रो करेंगी और एक सप्लाई चेन की उम्मीद है जिसमें चाइना शामिल नहीं है। यही कारण है कि फॉरेन कैपिटल इन दिनों काफी अट्रैक्ट हो रही है। ऑफ कोर्स ये अभी भी बहुत दूर है, ये एक ड्रीम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है, इसीलिए अभी भी बहुत दूर है। लेकिन अगर हम इस स्पीड में आगे बढ़ते हैं तो ये जल्दी ही पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम इस तरह ऊपर जा सकता है जैसे चाइना गया, लेकिन चाइना ने ये कर दिखाया और वो उसने इस तरह ग्रो किया। मगर ये देखना बाकी है कि क्या इंडिया इस तरह ग्रो कर पाएगा या नहीं। आप देख सकते हैं, मगर आगे हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, क्योंकि हमारी ऐसी उम्मीद और सपने हैं और इस उम्मीद और सपने के कारण इंडियन स्टॉक इंडेक्स फर्स्ट प्लेस पर है। मुझे लगता है इंडिया अमेजिंग है, मगर इसके स्टॉक्स टॉप पर कैसे चले गए। हमें देखना होगा कि ये फ्यूचर में इसी तरह काम करता है या नहीं। इंडियन स्टॉक इंडेक्स के बारे में क्या कह सकते हैं? ये दुनिया की हॉटेस्ट स्टॉक इंडेक्स है और ये सब खत्म हो गया है, मगर ये एक वर्ड है जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को सिंबलाइज करता है, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया के पास नहीं है, जैसे रोड्स और दूसरी चीजें, लेकिन हमें लगता है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो टॉयलेट है। कोरियंस जब भी उस चीज के बारे में सोचते हैं जिसकी इंडिया में सबसे ज्यादा कमी है, तो जो चीज हमेशा उनके दिमाग में आती है वो है टॉयलेट्स। दुनिया भर में ऐसा ही है, लेकिन ये इंडिया में ज्यादा फेमस है कि इंडिया में टॉयलेट्स की कमी है, जिसकी वजह से लोग बाहर जाकर टॉयलेट करते हैं और ऐसे टॉयलेट करने वाले इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। सबसे पहले 2014 की शुरुआत में मोदी ने क्लीन इंडिया नाम की टॉयलेट सप्लाई पॉलिसी स्टार्ट की और ये अभी भी जारी है। पहला स्टेज 2014 से 2019 तक था और दूसरा स्टेज 2020 से 2024 तक का है। वो इंडिया को स्वच्छ बनाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट दुनिया की लार्जेस्ट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। 5 सालों में 89.9 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए। 110 मिलियन टॉयलेट्स बनाने का टारगेट है। हमने 24 ट्रिलियन वोन दिए और इंडिया में 100 मिलियन से ज्यादा टॉयलेट्स बनवाए ताकि किसी तरह लोगों को खुले में टॉयलेट जाने से रोक सकें, और इसे रोकना बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और दुनिया भर से लोगों को फैक्ट्री में लाने के लिए हमें अभी भी कुछ वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करने की जरूरत है। तो हमने 5 सालों के लिए टॉयलेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेज पूरा कर लिया है और हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया करेंटली सेकंड स्टेज पर है और ये पूरा नहीं होने वाला, मगर ये अभी भी जारी है। ये रूरल एरियाज में पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली पास्ट में इंडिया में सिर्फ 38% एरिया में टॉयलेट हुआ करती थी, लेकिन अब ये रेट 88% हो गई है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है
कि लोग ओपन में टॉयलेट नहीं जाते होंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर्स को देखते हैं जो ट्रैवल करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा, शायद इसीलिए क्योंकि ट्रैवल करने वाले यूट्यूबर्स सिर्फ अच्छे प्लेसेस पर जाते हैं। मैं काफी सारे इंडियन ट्रैवल यूट्यूबर्स को देखता हूँ क्योंकि मुझे ये फनी लगता है। ये काफी सारे तो नहीं है, मगर उन्हें मेंटेन नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको दिखाया कि इंडिया इस तरह ग्रो कर रहा है, और इसे देखें तो इंडिया के करंट लीडर कितने अच्छे होंगे। जब हमारी कंट्री ग्रो करती है तो हम लीडर को नहीं भूलते। चाइना के साथ भी ऐसा ही था। जब दुनिया की किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो अप्रूवल रेटिंग ज्यादा होती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग इस वक्त कितना होगा? ये 76% है। अगर ये इतना ज्यादा है तो ऑलमोस्ट 76% का मतलब क्या होगा? ये किस तरह का अप्रूवल रेटिंग है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये 76% है, यानी कि 8 आउट ऑफ 10। इसीलिए इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडियन हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? जब आप सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि मोदी जी नेहरू जी से भी आगे निकल गए हैं। करंटली जर्मनी की इकोनॉमी अपनी पीक पर है, और जब जर्मनी एक्सपैंड हो रहा था तो मेर्केल फर्स्ट पर थी। उनका अप्रूवल रेट 70% से ज्यादा था। पास्ट में जर्मनी का एक्सपेंशन हो रहा था, लेकिन अब वो श्रिंक हो रहा है, तो अब ये सबसे बेस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक अनलकी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्हें कोई पावर नहीं मिल रही थी और वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी, लेकिन मेर्केल गुजर चुकी हैं और अब इंडिया ही वो रोल प्ले कर रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेहरू का रोल प्ले कर रहे हैं। इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और गांधी जी उनके फ्रेंड थे। नेहरू गांधी के कोलीग थे और उनका गांधी जी की तरह ही सम्मान किया जाता था। लेकिन मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं और मोदी जी को पूरे इतिहास में नेहरू जी से भी महान लीडर माना जाता है और वो बहुत फेमस हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में है और शायद इसीलिए ये न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट टाइटल पर आता है। क्या ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी हो सकती है? जैसा कि मैंने कहा था कि क्या सो कॉल्ड बिग थ्री यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया का युग आ सकता है? इसे देखने के लिए आपको नीचे दिए गए इस चार्ट को देखना होगा। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और कहा जाता है कि वो दुनिया की 5th इकोनॉमी बन गया है और वो अभी भी वहीं है। चाइना ने इस बीच में दिखाया था, क्योंकि ये दुनिया की फैक्ट्री बन गई है। इंडिया को भी इसे फॉलो करना होगा, भले ही वो इतनी ऊंचाई पर ना जा सके। हमें ये देखना होगा कि ये कैसा दिखता है। क्या ये इस हद तक पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। कुछ लोग हाँ कहते हैं और कुछ लोग ना कहते हैं, लेकिन चाइना बेसिकली एक ईस्ट एशियन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए थोड़ा हार्ड वर्किंग है। ये कुछ हद तक कोरिया, चाइना और जापान जैसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सैक्रिफाइस करने या हार्ड वर्क करने जैसी कल्चर इंडिया में स्टार्ट की जा सकती है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये ठीक से चलता रहा तो ये ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया में एक तरह की आवाज बन सकती है जो लगातार डेवलप हो रही है। मुझे लगता है कि ये वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा पे कर सकती है। तो सबसे पहले Hyundai 9412 ने लिखा है कि मैं एक ग्लोबल आईटी कंपनी में काम करता हूं, तो मेरा जो कंपनी है उसमें मुझे बहुत सारा काम इंडियंस के साथ करना पड़ता था वाया वीडियो चैट। और हालांकि ये जो इंडिया का ऑफिस है ये डाउनटाउन में था, लेकिन फ्रीक्वेंटली मुझे उठ के जाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वहां पे बारिश होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता था, पावर कट हो जाता था। और इसके साथ ही मैंने और एक चीज नोटिस किया है कि जिन इंडियंस के साथ मैं काम करता था वो अक्सर जो है अपना पूरा नाम रिवील नहीं करते थे, क्योंकि पूरा नाम रिवील करने से शायद इनका कास्ट रिवील हो जाता, जिससे वो आपस में एक दूसरे में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हालांकि इंडिया ये कहता है कि कास्ट सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से वो अपना पूरा नाम नहीं लेते थे तो मुझे यही लगता है कि वो कास्ट सिस्टम के लिए ही ये करते थे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा है, जब इंडिया को लेके दिमाग में ऑलरेडी ऐसे प्रेजुडिसेस हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी रीजन के लिए आप वही कास्ट सिस्टम से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आप जो कोरियंस है अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि कोरिया में जो है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो सैलरी आपको मिलती है वो इनफ नहीं है, और तो और आपके पॉपुलेशन के डिक्रीज के लिए भी जो है मेजॉरिटी कोरियंस यही कहते हैं कि चीज़ें इतना एक्सपेंसिव है कि कोई भी जो है अपना पर्सनल हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए जो है बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपको जो ये सैलरी है वो कैसे मिलती है। आपके सो कॉल्ड ग्लोबल आईटी कंपनी जो है वो इंडिया में ऐसा भी एक ऑफिस के साथ काम करना अफोर्ड नहीं कर पाया जिसके पास इन्वर्टर हो। इवन मेरे छोटे 2 ऑफिस में भी जो है इन्वर्टर अवेलेबल है, लेकिन आपके ग्लोबल आईटी कंपनी ने जो है चीप लेबर के चक्कर में ऐसा एक ऑफिस चूज किया है इंडिया में जिसके पास इन्वर्टर भी नहीं है, और भले ही आप डाउनटाउन कह ले बट हमें पता है कि वो कहाँ का ऑफिस होगा, ताकि $2 जो है वो वहां से बचा सके जिससे आपकी सैलरी बनती है। तो इंग्लिश में कहावत है कि नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। आपको एक तरीके से जो है चीप लेबर का फायदा भी उठाना है। यही चीज अगर आप यूएसए, यूरोप या फिर आपके अपने देश में जहां पे शायद पावर कट नहीं होता होगा, लेकिन अगर वहां से आप कराते तो बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट पड़ता और आपके खाने के लाले पड़ जाते।
इससे मुझे एक दूसरा चीज याद आ गया। हालांकि बहुत कोई आप सोच सकते हैं कि इससे इसका क्या रिश्ता है, पर मुझे लगता है कि आप दिमाग लगाएंगे तो वो सिमिलरिटी जो है आपको समझ में आ जाएगी। सनी लियोनी जो है, बहुत कोई लोग बोलते हैं यहाँ पे कि अरे सनी लियोनी की बुरा मत बोलो, वो जो है अभी बदल गई है, पास्ट को वो भूल चुकी है। तो मेरा उनसे सवाल है कि पास्ट को भूल के उन्होंने क्या किया? क्या वो बहुत बड़े धर्मगुरु बन गए, या फिर अपने फिल्मों के जरिए या फिर अपने कंटेंट के जरिए उन्होंने कुछ बहुत अच्छा प्रमोट कर दिया? डिफरेंस बस इतना सा ही है कि पहले अमेरिका में जो है वो फुल न्यूड पॉर्न करते थे, बाद में उन्हें समझ आया कि फुल न्यूड की जरूरत नहीं है, अगर सेमी न्यूड पॉर्न भी जो है बॉलीवुड में कर दिया तो यहाँ पे ठरकी लोगों का एक चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो कि इनको देखने हॉल में जाएगी, और बॉलीवुड के कुछ दल्ले जो है इनको जम शम के जो है प्रमोट करेंगे। बॉलीवुड में ऐसे कुछ सेमी न्यूड पॉर्न करके जब थोड़ा बहुत कैश इन्होंने छाप लिया इंडिया से, तब जाके इनका एक बॉलीवुड दलाल जो है बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज सनी लियोनी डज दिस काइंड ऑफ फिल्म, जरूरी नहीं है कि वो किसी भी लड़के के जो है गले लग जाएगी, डजंट मीन दैट शी विल हम्प एनी अदर गाय। भाई तू ये किसको समझा रहा है? जिनमें इतना अकल है वो वैसे भी तेरे फिल्म देखने नहीं जाएंगे। और जिस ठड़की लोगों से तुम ये कंप्लेन कर रहे हो, तुमने कैश तो उन्हीं से छपा है ना। जब तुम इस ठड़की पॉपुलेशन को जो है इनकैश करके खुद पैसा कमा रहे हो तो फिर इनको ज्ञान क्यों पेल रहे हो? सिमिलरली ये कोरियन और कुछ अमेरिकन कंपनीज जो है इंडिया में कुछ बहुत दूर में जो है कोई रिमोट नया कंपनी खोला होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नया कंपनी है, मतलब उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक तो चीप लेबर के चक्कर में उनको ऑर्डर तो दे देंगे, फिर जब कुछ प्रॉब्लम होगा फिर इंडिया को ब्लेम करेंगे। Stop it. Get some help. उसके बाद यूजर RK3 ने कमेंट किया कि 8 साल पहले मैं न्यू दिल्ली में रहता था, मैं वहां पे काम के लिए 3 महीने रहा और मुझे अच्छे से याद है कि मैं सरप्राइज हो गया कि एक देश इतना खराब कैसे हो सकता है। और रिसेंटली जब मैं यूट्यूब में काफी सारे इंडिया के बारे में वीडियोस देख रहा हूं, मैं फिर से सरप्राइज हो गया कि इंडिया में अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। चाहे पहाड़ टूट जाए या फिर नदियां सूख जाए, इंडिया कभी भी बदलने वाला नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मैं एक बार एक गांव गया था जहां पे मैंने बहुत ही नैरो एक गली देखा था। आज वो नैरो गली जो है बहुत बड़ा हाईवे बन चुका है। ऐसे ही इंडिया के काफी सारे नैरो गली जो है आज बहुत बड़े बड़े हाईवेज है, लेकिन चाहे दुनिया का सारे नैरो गलियां ऐसे ही चौड़े चौड़े जो है हाईवेज में तब्दील होता रहे, लेकिन तेरे जैसे कुएं के मेंढक कोरियन के माइंड जो है वो हमेशा ही नैरो ही रहेंगे। ब्लडी नैरो माइंडेड कोरियन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद हेसिट ने कमेंट किया कि ये बताया जाता है कि चाइना जो है बहुत जल्दी डेवलप किया, इसका मेन कारण है कि वर्ल्ड्स बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर्स लाइक कोरिया, जापान, ताइवान जो है चाइना के नेबर्स थे, लेकिन इंडिया का नेबर जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड ऐसे देश है, तो इससे इंडिया का जो कंपिटिटिवनेस है वो कम है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि एज अ नेबर पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल और टेररिस्ट मैन्युफैक्चर है ये देश। तो जब किसी का डेवलपमेंट होना होता है दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपने जैसे कहा कि आसपास के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास में जो है कोई स्टूडेंट है, उसके आसपास के स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कंपिटिटिव है, तो स्टूडेंट जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन भी है जब जो है एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है, जब वो किसी आसपास के स्टूडेंट को देखे कि कोई स्टूडेंट जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जिसके चलते उसका पैसा, उसके बाप का जो पैसा है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, सारे दूसरे स्टूडेंट जो है उसका मजाक उड़ा रहा है, तब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो चौकन्ने हो जाते कि हमें जो है ऐसा फेट नहीं चाहिए, हमें अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ताकि हमारा परिणाम जो है ऐसा ना हो। तो हमारे लिए पाकिस्तान से ज्यादा कोई इंस्पायरिंग पावर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को देख के हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आ गई है कि कौन कौन से चीज जो है हमें नहीं करना है। So never underestimate a country like Pakistan as a neighbor. So you're from Pakistan, Yeah, which means that you're Pakistani, yeah? you're Pakistani, yeah? What do you call someone that's from Barbados? Bastard, Pardon? bastard. जलवा है हमारा। उसके बाद ISOR WHO ने कमेंट किया कि ये प्रेडिक्शंस है कि चाइना, USA और रशिया के बीच जो कोल्ड वॉर है उससे इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश को फायदा मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया चाइना को जो है सिंगल हैंडेडली रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटरनल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, एजुकेशनल डिफरेंसेस, इतने सारे रिलीजियंस, इतने सारे लैंग्वेजेस जो कि डेवलपमेंट को जो है हैम्पर करता है। उसके बाद यूजर IC6 ने कमेंट किया कि इंडिया बहुत एंशियस है और वो किसी भी तरीके से जो है चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब रिप्लेस करना चाहता है, और पूरी दुनिया भी जो है वो यही चाहता है कि इंडिया चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब रिप्लेस करे। बट आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में एक्चुअली में ये कैपेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो हिंदू नेशनलिज्म के जरिए अपना अप्रूवल रेटिंग बढ़ा रहे हैं। सो इंडिया इज बिकमिंग रिलीजियसली एंड सोशली रिजिड। तो इन द लॉन्ग टर्म इंडियाज डेवलपमेंट अपीयर्स टू बी चैलेंजिंग। ऑफ कोर्स शायद ये कुछ हद तक इंप्रूव करेगा, लेकिन जिस तरीके से जा रहा है इंडिया
उस तरीके से पर पर्सन का $10,000 का सैलरी जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अभी थोड़ा ऊपर देख, तेरा ये कोरियन भाई जो ये बोल रहा था कि इंडिया इसलिए डेवलप नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा रिलीजियंस है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो हमारा सरकार अगर हिंदू नेशनलिज्म प्रमोट कर रहा है तो वो पूरे देश को एक आइडेंटिटी के साथ बांधने में मदद करेगा। और दूसरी बात, तुम्हारे मुंह से तो ये सोशल और रिलीजियन रिजिडनेस जो है वो जचता ही नहीं है तुम्हारे मुंह पे। जितना रिजिड तुम लोग अपने कलर, अपने तौर तरीके और अपने आइडेंटिटी को लेके हो कि दूसरा कोई आपके सोसाइटी में एंटर हो जाए जिसका स्किन कलर शायद आपसे अलग हो, उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सोशल रिजिडनेस के बारे में अगर लेक्चर देना है तो अपने देश में जाके पहले दे। और तीसरी बात, ये जो आपने $10,000 का हिसाब दिखाया है, तो सबसे पहले तो अपने क्लास में जाके इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इन दो सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जो है स्टडी करो, फिर कंपेयर करो कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और कोरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तब ये सिंपल सा हिसाब जो है तेरे भेजे में घुस जाएगा कि इंडिया में $3,000 इनकम करना ही जो है तेरे $10,000 के बराबर है। ये बात भेजे में घुसा लेना, बात याद ना रहे तो कहीं लिख लेना। उसके बाद होंग चैन ली ने कमेंट किया कि जब मैं कोडिंग स्टडी कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोडिंग में अगर टॉप जीडीपी कोई है तो वो इंडिया है। तो कोडिंग के फील्ड में मुझे तो इंडिया हीरो नंबर 1 लगता है। उसके बाद एसजली 3438 ने लिखा है कि इंडिया इज ट्रेडिशनली एट लॉगर हेड्स विद चाइना। बहुत बड़ी दुश्मनी है चाइना के साथ और बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है चाइना के साथ, लेकिन इसके साथ ही इंडिया जो है ब्रिक्स पे पार्टिसिपेट करता है और चाइना के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है। तो कुल मिला के इंडिया एक ऐसा देश है जिसको गुड और इविल के बीच जो है कोई फर्क पता नहीं है। इंडिया इज अ कंट्री दैट डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड एंड इविल दैट आर फैमिलियर इन द वेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसीलिए इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को समझना बहुत ही मुश्किल है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हमारी जो चाणक्य फॉरेन स्ट्रेटेजी है उसको समझने में तेरे को एजेस लग जाएंगे, लेकिन सिंपल तरीके से भी अगर तुझे समझाऊं तो तेरे सो कॉल्ड वेस्ट में ही जो है कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जिनमें रत्ती भर की भी अकल हो, इवन बहुत सारे वेस्टर्न और अमेरिकन लोग भी जो है उन्हें भी ये पता है अच्छी तरीके से कि देयर इज नो प्योर गुड और नो इविल। कुछ पॉलिटिकल एलाइट्स जो है अपने फायदे के लिए ये सब लड़ाई करा रहा है। और अगर आप अमेरिका जैसे देश को जो है अपना सच्चा दोस्त और गुड मानते हैं जो कि बिल्कुल भी इविल नहीं है, तो फिर आपके आईक्यू का क्या कहना। आपको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाना चाहिए फॉर द बिगेस्ट जोक ऑफ द डेकेड। Was that sarcasm? Yes. उसके बाद यूजर एफडी ने कमेंट किया कि मुझे ये पता नहीं है कि इंडिया एक डेवलप्ड देश बनेगा कि नहीं, लेकिन ये पता है कि एक डेवलप्ड देश बनने के लिए जो जो चीजें जरूरत होता है वो इंडिया के पास है। एक डेवलप्ड सुपर पावर बनने के लिए लैंड मास और पॉपुलेशन का होना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम कोरियंस के पास दोनों ही चीज जो है नहीं है। हम यानी कि कोरिया इतने दिन से सरवाइव सिर्फ इसीलिए कर सके हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन को लेके क्रेजी एंथुजियाज्म था, लेकिन अब जो है वो भी कम पड़ रहा है। So far we have survived only because of crazy enthusiasm for education, but now even that seems to have reached its limits। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सबसे पहले जो है सही मायनों में डेवलपमेंट के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। वी एज इंडियंस आर लकी कि हमारे जो उपनिषद है, जो ग्रंथ है, रामायण, महाभारत में जो एक कृष्ण का डायलॉग है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। किंतु मैंने अथक श्रम किए थे। जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। तो सही मायनों में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए बिना किसी दूसरे से जेलस हुए प्रॉपर कंसंट्रेशन और प्यार के साथ वो काम करने से तभी जो है वो काम अच्छा बनता है। कॉमन कोरियन पॉपुलेशन को कैपिटलिज्म का झांसा दिखा के उनको दिन रात ऑफिस में ट्रैप करके एक शॉर्ट टर्म के लिए आपने इकोनॉमी तो क्रिएट कर लिया है, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ है? ज्यादातर लोग जो है डिप्रेस्ड है और रिफ्रेशमेंट के लिए अल्कोहल पीना, क्लब्स में जाना, यही उनकी लाइफ बन चुकी है। ऐसे सुपरफिशियल प्रोसेस से सिर्फ आप एक सुपरफिशियल शॉर्ट टर्म इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। जब उन लोगों के दिल में सही से एनलाइटमेंट होगा और इंडिया में कई लोगों की तरह जब वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, तब उन्हें अच्छी तरीके से पता चलेगा कि ये सुपरफिशियल तौर तरीका जो है और ये सुपरफिशियल लाइफस्टाइल जो है वो अंदर से बिल्कुल खोखला है। अभी मुझे कुछ दिन पहले जो है एक मेरे सब्सक्राइबर ने कॉल किया था। वो साउथ इंडिया में कोई जगह में जो है स्पेशल जगह में रहते हैं, वहां पे लोग जो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा सुपरफिशियल पैसे वैसे ये सब नहीं देखते हैं। और उन्होंने कहा कि वहां पे जो है काफी सारे कोरियंस भी रहते हैं और वो जो है कोरिया से काफी ज्यादा जो है इंडिया से प्यार करते हैं इसी चीज के लिए। अफसोस की बात है कि काफी सारे इंडियंस जो है बिल्कुल उसी रास्ते में जा रहे हैं और वही गलती दोहरा रहे हैं
जो कि वेस्ट कोरिया जैसे देश जो है कर चुके हैं। अगर सही मायनों में हमें डेवलप होना है तो हमें इसी चीज का फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जांग सियोन ग्योन ने लिखा है कि मैं इंडिया में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था 2013 से, और तब से ही जो है इंडिया की डेवलपमेंट और इंडिया एक टाइम पे जो है विश्व गुरु बनेगा, इसको लेके एक बहुत बड़ा बज़ था। मुझे तो लगता है कि मुगल एम्पायर के बाद इंडिया का सिर्फ डेवलपमेंट ही हुआ है। इंडियाज आउटलुक हैज नेवर बीन ब्लिक सिंस द मुगल एम्पायर। उसके बाद हेओ किम 7838 ने लिखा है कि जस्ट लुकिंग एट द फैक्ट दैट इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, you can feel that it is a country that will have significant impact on the world in the future. उसके बाद SBA 114 ने लिखा है कि इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम्स आप इंडिया में देखते हैं वो जो है चाइना का भी पुराने प्रॉब्लम्स थे, और चाइना ने भी ये प्रॉब्लम्स जो है पहले भी झेला था, और आज भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स चाइना में एग्जिस्ट करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना की तरह इंडिया भी जो है बहुत जल्दी ये सब प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व कर लेगा। एंड इफ इंडिया मेंटेन्स इट्स करंट ट्रिमेंडस ग्रोथ रेट, तो वो चाइना का पोजीशन जो है आराम से ले सकता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि थोड़ा आप इंडिया का हिस्ट्री देख लीजिए, तो इंडिया जो है जस्ट अपने पोजीशन को रिक्लेम कर रहा है, उसे चाइना के पोजीशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद यकीम आयस ने लिखा है कि एज आई स्पेंट माई एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल ईयर्स इन इंडिया, आई वॉज कन्विंस्ड दैट इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टूडे आई एम प्राउड टू सी दैट थिंग्स आर गोइंग सो वेल इन इंडिया। उसके बाद कुंग ये ने लिखा है कि इंडिया एक बहुत ही मैजिकल देश है, ऐसा देश जहां पे चाइना जैसा पॉपुलेशन है लेकिन जहां पे लोग अफ्रीकन्स के जैसे लेजी है। सो कैन ए कंट्री विथ ए पॉपुलेशन ऑफ चाइना बट लेजीनेस ऑफ अफ्रीका रियली राइज। उसके बाद ग्लोरिया एरिया ने लिखा है कि इंडिया में बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं। अगर आप हाई रैंकिंग जर्नल्स और पेपर्स देखें तो ज्यादातर ऑथर्स जो है वो इंडियंस ही होते हैं। उसके बाद WJDGNS ने लिखा है कि पिछले कई हजार वर्षों से जो है इंडिया और चाइना जो है वही टॉप GDPs थे दुनिया के, और हिस्ट्री एक बार फिर से वही चीज रिपीट करेगी। उसके बाद यूजर डीजे ने लिखा है कि कोरिया मस्ट कोऑपरेट इकोनॉमिकली विद इंडिया। उसके बाद यूजर हैप्पी 2080 ने लिखा है कि नो मैटर हाउ शार्पली द कास्ट सिस्टम एंड द क्लास सिस्टम आर डिवाइडेड, लेकिन अंत में जाके द अब्यूज ऑफ टाइम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद क्लिक बेट 1602 ने लिखा है कि जिस तरीके से इंडियंस अमेरिका में वेस्ट में सक्सेस पा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सिर्फ रेमिटेंस इकोनॉमी से ही जो है इंडिया टॉप पे चला जाएगा। उसके बाद यूजर एचवी ने लिखा है कि अगर इंडिया जो है सच में बहुत ताकतवर हो जाता है तो छोटे देश काफी प्रेशर फील करेंगे। द प्रेशर ऑन स्मॉल कंट्रीज विल इंक्रीज एनॉर्मसली एंड वी आर इन नो पोजिशन टू रिलैक्स। रुक बेटे, अभी तो हम मालदीव्स को लेकर बिजी है, लेकिन कोरिया का भी नंबर आएगा भाई। उसके बाद यूजर क्यूजी ने लिखा है कि इंडिया तो क्रेजी फॉर्म में है। उसके बाद जैकपैक 2163 ने लिखा है कि मोदी प्लीज चाइना को एडुकेट करो फाइन डस्ट के बारे में। वैसे तो काफी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि चाइना एक बहुत बड़ा डस्ट पोल्यूशन जो है कोरिया में कॉज कर रहा है, ऐसा जो है कोरियन का क्लेम है। लेकिन इसके लिए भी मोदी की हेल्प चाहिए आपको। कुछ तो चीज अपने से किया करो भाई। सच बात बोलो कि ये एडुकेट वेडुकेट ये सब बेकार की बात है। रियल में तुम्हारा गट्स नहीं है चाइना के साथ भिड़ने की, लेकिन तुम्हें पता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि चाइना को सबक सिखा सकते हैं। उसके बाद यूजर जेडपी ने लिखा है कि शुडंट इंडिया क्लीन अप द गैंजेस रिवर फर्स्ट।